बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 कंटिन्यू है। यूनिट 7 का लेक्चर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सब्सटेंस एब्यूज़ एंड डीलिंग विद एग्रेसिव क्लाइंट। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब्सटेंस एब्यूज़, उसके काजेज़, सब्सटेंस एब्यूज़ कौन कौन से ड्रग्स की हो सकती हैं वो सब कुछ, और इसके अलावा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स, अल्कोहल विड्रॉवल के सिम्टम्स और उसके लिए नर्सिंग केयर, फिर जो सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और एंजाइलाइटिक्स थे उनके लिए जो उनके विड्रॉवल सिम्टम्स, इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स और फिर उनके लिए मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे एम्फेटामीन्स को। एम्फेटामीन्स आप लोगों को पता है कि ये स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं जो कि अक्सर लोग एब्यूज़ करते हैं, और जब इनकी एब्यूज़ होती है, इंटॉक्सिकेशन हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, तो लिखा है इंक्रीज पल्स एंड ब्लड प्रेशर रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि स्टिमुलेंट है, इस वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होती हैं। साथ में प्यूपिल्स जो है उनकी डायलेशन हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा ट्विस्टिंग होती हैं मसल्स की। ट्विस्टिंग कहते हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं मसल्स में, जो स्पाजम्स होते हैं, तो इनको ट्विस्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एजाल्टिव हो जाता है। एजाल्टिव मीन्स के एग्रेसिव हो जाता है, वॉयलेंट बिहेवियर वो शो करता है, साइकोसिस में चला जाता है, यानी रियलिटी से उसकी जो टच होती है वो दूर हो जाती हैं। ग्रैंडियोसिटी वो फील करता है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा अमीर समझता है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा बरतर समझता है, यूफोरिक होता है, बहुत ज़्यादा खुशी के कंडीशन में होता है, हैप्पीनेस फील करता है, एलिवेटेड मूड होती हैं। इसके अलावा कन्वर्जन्स उसको आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, और डेथ भी काज हो सकती हैं। अब कोमा और डेथ क्यों काज हो सकती हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है कि हाइपर एक्टिव सिम्टम्स शो होती हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जब सिम्टम्स शो होती हैं, तो उस दौरान इंसान की जो रियलिटी के साथ टच होती हैं वो ख़त्म होती है, तो वो डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस तौर पे हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एम्फेटामीन्स का ये फंक्शन ही है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही यही होता है कि ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाए, इसकी एब्यूज़ हो जाए, तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, डेंजरस हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रैपिड भी होती है और इरेगुलर भी होती हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल पे हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेज़ोकंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, तो इस वजह से कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती हैं। हाइपरथर्मिया बहुत ज़्यादा होता है, और हाइपरथर्मिया की वजह से ऑर्गन डैमेज होती है, ख़ास करके किडनीज़ डिसफंक्शन किडनीज़ की हो जाती है, लीवर की हो जाती हैं। सीजर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और सीजर्स की वजह से फिर कोमा हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लीड कर जाती हैं डेथ तक। देखिए, अगर विड्रॉवल किया जाए, छोड़ दिया जाए एम्फेटामीन के एब्यूज़ को, तो उससे क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, एजाइटेशन में बंदा उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है उस चीज़ की, वो छोड़ नहीं पाता, तो इसी वजह से वो एजाइटेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा जो है उसको गुस्सा आता है, तशद्दुद करता है, नींद भी उसको बहुत ज़्यादा आती है, डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिसओरिएंटेशन हो जाती है। डिसओरिएंटेशन मीन्स के जब हम एम्फेटामीन को सडनली बंद कर देते हैं, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर की बैलेंसिंग है ब्रेन के अंदर, तो वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, और इंसान जो है वो डिसओरिएंटेशन में चला जाता है, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो जाती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स उसको होते हैं, और सेंस ऑफ मेंटल अनक्लियरनेस, यानी कि उसमें उसके ज़हनी सुकून उसको नहीं होती, ज़हनी तौर पे हर एक चीज़ जो है वो उसको क्लियर नहीं होती, तो इसको कहते हैं डिसओरिएंटेशन में चला जाना। एपैथी शो करता है, यानी उसको इंटरेस्ट नहीं होती चीज़ों में, क्योंकि जब एम्फेटामीन वो यूज़ कर रहा था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा यूफोरिया में वो हुआ करता था। अब एम्फेटामीन एकदम बंद कर दिया गया तो उसको एपैथी फील होती है, लेक ऑफ इंटरेस्ट उसमें होती है, लेक ऑफ मोटिवेशन होती है, एंथुसियाज्म जो है वो उसमें लॉस हो जाती है।
तो इसीलिए ये जो एम्फेटामीन है, जब इसकी एब्यूज़ की जाती है और इसको सडनली फिर स्टॉप किया जाता है, तो फिर ब्रेन जो है वो स्ट्रगल करता है कि जो नॉर्मल लेवल से डोपामीन की या सेरोटोनिन इन सब की, तो उसके लिए नॉर्मल लेवल को वो कोशिश करता है कि दोबारा से नॉर्मल लेवल तक चला जाए। लेकिन इस दौरान जो रिवर्ट पाथवे होता है ब्रेन के अंदर, तो वो हाइपो एक्टिव हो जाता है। इसके हाइपो एक्टिव होने की वजह से डिप्रेशन और एपैथी जो है ये स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा नर्सिंग केयर को देख ले कि एम्फेटामीन ओवरडोज़ हो जाए या फिर उसकी विड्रावल हो जाए, तो उस टाइम नर्सिंग केयर क्या होती है, तो ओवरडोज़ के लिए जो इंक्रीज़ टेम्परेचर होती हैं उसको मैनेज करना है। इसके अलावा इंक्रीज़ टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे सीजर स्टार्ट होते हैं और बंदा फिर कोमा में चला जाता है, तो इसीलिए इसको मैनेज करना है। कन्वल्जन्स को, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को मैनेज करना है, और जो कार्डियोवास्कुलर जो शॉक है तो उसको आपने मैनेज करना है एज ए नर्स। और अगर विड्रावल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें आपने एंटी डिप्रेसिव थेरेपी करनी है। एंटी डिप्रेसिव थेरेपी इसलिए करनी है क्योंकि सडनली जब हम एम्फेटामीन को बंद कर देते हैं तो जो डोपामीन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, वो कम हो जाते हैं, जो कि लीड कर जाते हैं डिप्रेशन तक। डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से एंटी डिप्रेसिव थेरेपी जब हम करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कुछ हद तक स्टेबल रहती हैं, और उनके स्टेबल रहने की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एंटी डिप्रेसिव थेरेपी की जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कोकेन को देख लें। कोकेन को हम क्रैक जो है वो भी कहते हैं। कोकेन क्या है? कोकेन एक पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग है जो कोका प्लांट है तो उसकी लीव्स से ये डिराइव्ड किया जाता है। और कोका प्लांट जो है वो साउथ अमेरिका के एक नेटिव प्लांट कहलाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो उनकी लीव्स से कोकेन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर कोकेन का ये इफ़ेक्ट होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, और जब स्टिमुलेट कर देता है तो यूफोरिक इफ़ेक्ट इसके होते हैं। यूफोरिक इफ़ेक्ट ये कुछ इस तरीके से पैदा करता है कि जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, तो इनकी जो रीअपटेक होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। कोकेन जाके जब डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन के जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक कर देता है तो इनकी लेवल हाई हो जाती हैं, और इनके लेवल के हाई होने की वजह से मूड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मूड होता है, एनर्जाइज्ड होता है बंदा, और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होता है, यूफोरिया में होता है। अब देखें कि जब इसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, एब्यूज़ हो जाती हैं, तो उस टाइम पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती हैं, प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। इसके अलावा लिखा है कि इंसोम्निया होता है, बंदे को नींद नहीं आती, एनोरेक्सिया उसको होता है, भूख नहीं लगती, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता है। ओवरडोज अगर इसकी हो जाए तो सीजर्स उस टाइम स्टार्ट हो सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट उस टाइम हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इंटॉक्सिकेशन में ही बहुत ज़्यादा पल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, और साथ में अगर ओवरडोज भी हो जाए तो उस टाइम सीजर्स जो है वो स्टार्ट होंगे, कार्डिक अरेस्ट हो सकती हैं, कन्वल्जन, और फिर इन सब की वजह से डेथ भी काज हो सकती हैं। विड्रावल सिम्टम्स देख लें। अगर कोकेन को विड्रॉ किया गया तो उस टाइम फटीग हो सकती हैं, डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, क्योंकि ब्रेन फिर मैनेज करने की कोशिश करता है, ब्रेन फिर नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें टाइम लगती है, तो फिर इसी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, एपैथी होती है, एंजाइटी में चला जाता है बंदा। अब देखें कि जो नर्सिंग केयर है कोकेन के ओवरडोज के लिए या फिर इसकी विड्रावल के लिए, तो उसके लिए लिखा है कि सेम एज फॉर एम्फेटामीन के लिए जो कुछ नर्सिंग केयर जो है वो की जाती थी, वही नर्सिंग केयर यहाँ पे जो कोकेन है उसके लिए भी की जाएगी, एम्फेटामीन वाली। तो एम्फेटामीन के ओवरडोज के टाइम हम क्या करते थे कि टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होती है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कन्वल्जन्स को मैनेज करते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को हम मैनेज करते हैं, कार्डियोवास्कुलर शॉक उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और जब विड्रावल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम हम एंटी डिप्रेसिव थेरेपी करते हैं ताकि हम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताती चलो, मैं बार बार कह रही हूँ कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती हैं, कोकेन की वजह से भी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती हैं, इसकी ओवरडोज की वजह से, और एम्फेटामीन के ओवरडोज की वजह से भी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होती हैं। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं।
एक तो ये कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, साथ में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होती है। इनकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होता है, और ऑक्सीजन डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो रिस्पायरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यानी उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। इसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन होती हैं, और वेजो कंस्ट्रक्शन जब होती हैं तो फिर जो ब्लड फ्लो है लंग्स के लिए वो रिड्यूस हो जाती हैं, और इसकी वजह से भी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देख ले, ओपियोइड्स और नारकोटिक्स। ओपियोइड्स का आप लोगों को पता है कि ये ओपियम पॉपी प्लांट जो हैं, अफीम, उससे बने हुए ड्रग्स हैं, पेन किलर्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा पोटेंट पेन किलर्स हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जिनमें सेडेटिव इफ़ेक्ट हो। सेडेटिव इफ़ेक्ट जिन भी ड्रग्स में होता है तो उनको नारकोटिक्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो ओपियोइड्स है तो इनमें भी सेडेटिव इफ़ेक्ट होती है, इसलिए इनको हम नारकोटिक्स कहते हैं। अब ओपियोइड्स की अगर हम इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होती है, और रिस्पायरेशन जो है वो भी डिक्रीज़ होती है। अब ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होती हैं ओपियोइड्स की वजह से? तो ओपियोइड्स जैसा कि मर्फीन हो गया, हीरोइन हो गया, या फिर जो सिंथेटिक ओपियोइड्स है जैसा कि फेंटेनिल हो गया, तो ये सब जाके एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर जिनको हम ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं। उनके साथ जाके ये अटैच्ड हो जाते हैं। जब उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन रिसेप्टर की एक्टिवेट होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन, तो उनकी जो रिलीज़ हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं। और नॉरएपिनेफ्रिन की जब रिलीज़ इनहिबिट हो जाती हैं तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ के बंद होने की। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन, आप लोगों को पता है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, तो जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, वो उसकी जो फंक्शन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शन जब रिड्यूस्ड हो जाती हैं तो ब्लड वेजल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होती हैं तो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती हैं। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शन रिड्यूस होगी तो ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेट होंगे, और ब्लड वेजल्स की डायलेटेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बीपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं ओपियोइड की वजह से। इसके अलावा रिस्पायरेशन की अगर डिक्रीज़ होने की हम बात करें तो जो ओपियोइड्स है ये जाके रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो रिस्पायरेटरी सेंटर होती है ब्रेन स्टेम में, तो वहाँ पे जाके इनका फंक्शन ये होता है कि ये
रिस्पायरेटरी सेंटर के अंदर जाके जो रिस्पायरेटरी ड्राइव होती हैं उसको सप्रेस करते हैं। तो रिस्पायरेटरी ड्राइव जब सप्रेस होती हैं तो इसकी वजह से लो ब्रीथिंग होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शेलो ब्रीथिंग होती हैं या लेस ब्रीथिंग होती हैं, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी अरेस्ट काज होती हैं। कभी कभार जब ओपियोइड्स की ओवरडोज हो जाती हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं कि इसकी ओवरडोज की वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाके लोग जो है रिस्पायरेटरी फेलियर का शिकार हो जाते हैं और उनकी डेथ वाक़ई हो जाती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल्स की बात आ गई तो प्यूपिल्स की कंस्ट्रक्शन इस वजह से होती है क्योंकि ओपियोइड्स जो है वो एसिटाइल कोलिन के लेवल पे इनका इफेक्ट होता है। एसिटाइल कोलिन को रिड्यूस करते हैं, उसके लेवल को। जब एसिटाइल कोलिन रिड्यूस हो जाती हैं तो नॉर्मली एसिटाइल कोलिन का ये काम होता है कि वो आइरिस के जो मसल्स हैं आई के, तो वहाँ पे जाके प्यूपिल की डायलेशन काज करते हैं। तो अब एसिटाइल कोलिन की लेवल कम है, तो एसिटाइल कोलिन की लेवल की कम होने की वजह से प्यूपिल जो है वो अब डायलेट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ड्रोजिनेस काज करते हैं ओपियोइड्स। इसके अलावा स्लर्ड स्पीच काज करते हैं, बातें जो है वो सही से नहीं होती, सही से अंडरस्टैंड करने के काबिल बातें नहीं कर पाते ये लोग। साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल और फिजिकल प्रोसेसेस दोनों जब स्लो डाउन हो जाते हैं तो इसको हम साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं। जैसा कि जो कॉग्निटिव और मोटर फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो गए, मूवमेंट रिड्यूस हो गई, स्पीच रिड्यूस हो गए, थॉट प्रोसेसेस रिड्यूस्ड हो गए, तो इन सब चीज़ों को मिला के हम साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं। तो ओपियोइड साइकोमोटर रिटार्डेशन किस तरीके से काज करते हैं, क्योंकि इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, तो अपने डिप्रेसेंट इफेक्ट की वजह से ये साइकोमोटर रिटार्डेशन काज करते हैं, यानी जो कॉग्निटिव और मोटर फंक्शन होती है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। यूफोरिया और डिस्फोरिया, अब देखिए कि यूफोरिया भी काज हो सकती है और डिस्फोरिया भी काज हो सकती है। यूफोरिया का स्ट्रेंस आप लोगों को पता है कि एलिवेटेड मूड होती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है, और डिस्फोरिया का मतलब है एक ऐसा मूड के जिसमें बंदा जो है वो खुशी नहीं महसूस करता, उसकी मूड जो है वो ठीक नहीं होती, तो इसको कहते हैं डिस्फोरिया। तो यहाँ पे ओपियोइड्स की वजह से दोनों हो सकती हैं। दोनों इसलिए होती हैं क्योंकि ओपियोइड्स जो ड्रग्स होते हैं तो इनका एक कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है ब्रेन के अंदर जो मूड रेगुलेटरी सेंटर होते हैं तो उनके साथ, तो इस वजह से यूफोरिया भी काज हो सकती हैं, डिस्फोरिया भी काज हो सकती हैं। यूफोरिया तब काज होती है जब ओपियोइड्स जाके जो म्यू रिसेप्टर्स है उनके साथ जब बाइंडिंग कर लेते हैं, तो इसकी वजह से डोपामीन रिलीज़ हो जाती हैं, और डोपामीन रिलीज़ होने के बाद यूफोरिया होती हैं। और कभी कभार इस तरह होता है कि जो रिपीटेड यूज़ होती हैं, ओपियोइड अब्यूज़ स्टार्ट किया तो शुरू में कभी डिस्फोरिया नहीं होती, शुरू में यूफोरिया ही होती हैं, लेकिन जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इसकी अब्यूज़ की जा रही हैं तो ब्रेन की जो रिवर्ड सिस्टम होती है तो उसमें डिसरेगुलेशन आ जाती हैं, और उस डिसरेगुलेशन की वजह से डिस्फोरिया भी होती है। लेकिन डिस्फोरिया रेयर है, ज़्यादातर यूफोरिया होती हैं, और डिस्फोरिया उन कंडीशंस में होती हैं जब टाइम जो है वो ज़्यादा गुजर जाता है एब्यूजिंग को, यानी ज़्यादा अरसा जब हो जाता है तब इसमें डिस्फोरिया के चांसेस भी होते हैं। इम्पेयर्ड मेमोरी और जजमेंट, उनकी मेमोरी सही नहीं होती, इम्पेयर हो जाती हैं, उनकी जजमेंट भी ठीक नहीं होती, वो सही जजमेंट नहीं कर सकते। अब इनकी अगर ओवरडोज हो जाए तो उस टाइम क्या होगा, ओवरडोज की वजह से प्यूपिल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे इनके, तो ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट्स के प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होते हैं इनके ओवरडोज की वजह से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी एसिटाइल कोलिन है तो उसका नॉर्मल फंक्शन एसिटाइल कोलिन का ये होता है कि वो प्यूपिल को डायलेट कर देता है, तो यहाँ पे ओपियोइड्स जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के लेवल को रिड्यूस करते हैं, और जब रिड्यूस हो जाती हैं तो डायलिटेशन नहीं होती, और यहाँ पे आइरिस के मसल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल जो है यानी आइरिस के मसल्स की जो फंक्शन होती हैं तो उसकी वजह से प्यूपिल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का मैंने आप लोगों को बताया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, अरेस्ट हो सकती हैं, कोमा में बंदा चला जा सकता है, शॉक में चला जा सकता है, कन्वर्जन्स उसको हो सकती हैं, और डेथ भी काज हो सकती हैं। जब ओपियोइड्स की विड्रावल की जाए तो उस टाइम क्या होता है, विड्रावल की वजह से बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो, क्योंकि ओपियोइड्स जब वो यूज़ कर रहा था तो उसको पेन ज़रा सी भी महसूस नहीं हो रही थी, यूफोरिया में था, अब उसको बहुत ज़्यादा जो है याविंग होती है, बहुत ज़्यादा उसको फटीग फील होती है, भूख उसको नहीं लगती, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, रनी नोज होती है,
रनी नोज़ इसलिए होती हैं क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मैंने आप लोगों को बताया कि ओपियोइड क्या करते हैं, ओपियोइड जो एपिनेफ्रीन की रिलीज़ होती है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही ओपियोइड्स को हम बंद कर देते हैं तो दोबारा से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाती हैं तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से रनी नोज़ होता है, और इसके साथ साथ हिस्टामिन की रिलीज़ भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से रनी नोज़ होता है। क्रैम्प्स होती हैं, चिल्स, उनको शिवरिंग होती हैं, इसके अलावा नौजिया हो सकती हैं। पाइलोरिक्शन ऑफ स्किन, जो गूज बम्प्स बनते हैं, गूज बम्प्स जो है वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जब हम एकदम से डिसकंटिन्यूशन करते हैं ओपियोइड्स की तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम से ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अभी तक सप्रेस था, अभी सप्रेशन हट गई तो एकदम से ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, और एपिनेफ्रीन जब ज़्यादा रिलीज़ होती हैं तो ये जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं हेयर फॉलिकल्स के बेस पे, टिनी मसल्स जो होते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गूज बम्प हो जाती हैं, यानी जो बाल है वो एकदम से वो खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने सर्दियों के टाइम में देखा भी होगा। तो गूज बम्प्स जिन्हें हम कहते हैं तो इनके लिए पिलोरिक्शन ऑफ स्किन भी इनको कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख लें नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर ओवर डोज के दौरान आपने नर्सिंग केयर में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है नारकेन का। नारकान या नारकिन आप इसको जो भी कह लें, ये एक ब्रांड नेम है नेलेक्सोन का। नेलेक्सोन जो कि एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ये जब भी ओवरडोज हो जाती हैं ओपियोइड की उस टाइम हम नेलेक्सोन एडमिनिस्टर करते हैं। ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि ओपियोइड की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उनको रिवर्स करती हैं, उनको रिड्यूस करती हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो ओपियोइड की वजह से जो ब्रीथिंग में मसला आता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होती है, तो उसको जब हम नेलोक्सेन दे देते हैं तो ब्रीथिंग जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती हैं। तो इसीलिए ओवरडोज में आपने नारकेन को याद रखना है, यानी नेलेक्सोन को। और विट्राविल जो सिम्टम्स होते हैं तो उस टाइम आप क्या केयर देंगे, तो सपोर्टिव मेजर्स आप करेंगे। इफ़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, कोल्ड टर्की। अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो आप यहाँ पे कोल्ड टर्की कर सकते हैं। कोल्ड टर्की कहते हैं फ्लडिंग थेरेपी को। फ्लडिंग थेरेपी जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसी मेंटल हेल्थ के कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को फ्लडिंग थेरेपी के बारे में पढ़ाई हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लडिंग थेरेपी, हम उस थेरेपी को कहते हैं कि जो एब्यूजिंग हो रही है किसी ड्रग की तो उसको हम एकदम से बंद कर देते हैं, एकदम से ग्रेजुअली उसको रिड्यूस नहीं करते, बल्कि एकदम से सारा कुछ जो है वो उसे छीन लेते हैं और उसको नहीं देते। इसको कहते हैं फ्लडिंग थेरेपी, या फिर इसको कोल्ड टर्की भी कहा जाता है। तो एमसीक्यूज़ में अगर आप लोगों से इस किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लडिंग थेरेपी का एक और नेम क्या है, और तो ऑप्शन में कोल्ड टर्की ज़रूर होगा, तो आपने यही सेलेक्ट करनी है। फ्लडिंग थेरेपी का नाम है कि एकदम से हम क्या कर देते हैं कि सारा उसको वो चीज़ उससे दूर कर देते हैं और फिर उसके लिए मेजर्स करते हैं डिफरेंट, ताकि वो ठीक हो जाए। तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो फिर कोल्ड टर्की यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा मेथेडोन में भी यूज इन सेवरल सिचुएशंस। मेथेडोन को देख ले स्टूडेंट्स, मेथेडोन जो है ये खुद एक ओपियोइड है, लेकिन इसमें कुछ इसके यूनिक इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि ये यूफोरिया वगैरह काज नहीं करता। और जब हम ओपियोइड विड्रॉवल करते हैं तो कुछ वक्त के लिए मेथेडोन दे देते हैं, ताकि उसमें जो पेन वगैरह है, उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स है वो थोड़े मैनेज हो सके, लेकिन ये ख़ुद कोई यूफोरिया या एडिक्शन जो है इस पे काज नहीं होती। तो मेथेडोन कुछ वक्त के लिए एडमिनिस्टर करते हैं, फिर इसके साथ वो ठीक हो जाता है, तो फिर ये भी बंद कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई हेलुसिनोजेंस की। तो हेलुसिनोजेंस जो है ये आप लोगों को पता है कि डिफरेंट प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर ज़्यादातर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। PTSD जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसको ट्रीट करने के लिए, और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। और इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किए जाते थे पहले, फिर बाद में वो अभी उसके सेफ़र मज़ीद उनसे सेफ़ अल्टरनेटिव्स आ गए तो अभी वो नहीं यूज़ करते। और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी यूज़ किए जाते हैं लेकिन बहुत कम है उनकी यूज़। तो एज एनेस्थेटिक एजेंट भी हेलुसिनोजेंस जो है वो यूज़ किए जाते थे, और कुछ अभी किए जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी ऐसे एजेंट्स हैं जिनको एज ए रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एज ए एब्यूजिंग एजेंट्स इनको यूज़ किया जाता है, जिसमें मेन जो ड्रग हैं वो LSD हैं। LSD लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड जो है उसको LSD कहा जाता है। इसके अलावा
पीसीपी हैं। पीसीपी इसको हम फेनसाइक्लिडीन भी कहते हैं, या फिर इसकी जो पीसीपी की जो स्टैंडिंग है तो वो है फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपराइडीन। तो फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपराइडीन जो है उसके लिए हम पीसीपी लिखते हैं। इसके अलावा इनके अंदर डीएमटी है, डाई मिथाइल ट्रिप्टामीन है, मेस्केलिन, इसके अलावा केटामीन है। केटामीन को देख ले स्टूडेंट्स, केटामीन अभी भी एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होती हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। शुरू में केटामीन जो है वो एज ए एनेस्थेटिक एजेंट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती थी। अभी मज़ीद सेफ़ अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, सेफ़ अदर ड्रग्स आ गए हैं, तो अभी उनको यूज़ किया जाता है। इनके अलावा जो हेलुसिनोजेंस है, इनके अंदर एक मेजर ड्रग जो है वो एनडीएमए है। एनडीएमए जो कि 3,4 मिथाइलिन डीऑक्सी मिथएम्फेटामीन जो है, इसे हम एनडीएमए कहते हैं, मिथाइलिन डीऑक्सी मिथएम्फेटामीन। इसको आपने याद रखना है। मे बी एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में, जो कि आगे स्लाइड्स में दी गई है, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि इसके लिए डिफरेंट नेम यूज़ किए जाते हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेलुसिनेशंस के, इंटॉक्सिकेशन और ओवरडोज के सिम्टम्स बताए गए हैं। लिखा है कि इनको इंटेंसिफाइड परसेप्शंस होती हैं। तो इंटेंसिफाइड परसेप्शंस का मतलब है कि इनको हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनको हाइपर एक्टिव फाल्स परसेप्शंस फील होती हैं। इसके अलावा पीसीपी और एलएसडी जो है, इनकी वजह से प्यूपिल्स की डायलेशन हो जाती है, टेकिकार्डिया होती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती हैं। प्यूपिल की डायलेशन इसलिए होती है क्योंकि इसका ख़ास मैकेनिज़्म भी अननोन है, लेकिन ये माना जाता है, ये थॉट किया जाता है कि जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होती है पीसीपी और एलएसडी की, तो इनकी वजह से प्यूपिल डायलेशन काज होती हैं। और हार्ट रेट तो आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ट्रैकिकार्डिया इसलिए होती हैं क्योंकि डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल जो है वो हाई हो जाते हैं। इसके अलावा लिखा है कि एंजाइटी होती हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हेलुसिनोजेंस में से कुछ हेलुसिनोजेंस ऐसे भी हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन भी काज हो सकती हैं। इल्यूजन्स होते हैं, एलुसिनेशंस होते हैं, इनका तो आप लोगों को पता है कि मैं पहले एक्सप्लेन करती आ रही हूँ कि इल्यूजन्स क्या है, एलुसिनेशंस क्या है। इसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन होती हैं। डीपर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, अभी भी आप लोगों को बताती चलूँ कि मेंटल हेल्थ कंडीशन के अंदर जहाँ पे हम डीपर्सनलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें लोग ये फील करते हैं कि वो अपने आप से डिटेच्ड है, उनके थॉट्स उनके खुद के नहीं हैं, उनकी फीलिंग्स उनके खुद की नहीं हैं, उनके बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स उनके नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि वो अपने जो उनकी जिस्म है उससे वो बाहर हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, और उनका जिस्म जो है वो उनके पास नहीं है, अपने जिस्म से बाहर वो घूम रहे हैं। वो ऐसे ऐसे एक्शंस, ऐसे उनको लगता है जो भी काम करते हैं, जो भी सोच उनके जहन में आती है, तो उनको लगता है कि ये हमारे नहीं हैं, ये किसी और के हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन मेंटल हेल्थ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देख लें, पैनिक रिएक्शन होती है, ग्रेंडियोसिटी होती है, पैरानोया होता है। पैरानोया किसे कहते हैं? जो इरेशनल जो सस्पिशन होती है, इरेशनल जो मिसट्रस्ट होती है, लोगों पे शक करते हैं, तो इसको पैरानोया कहा जाता है। इसके अलावा पीसीपी जो है उसकी वजह से क्या होता है, एसाल्टिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा एसाल्टिव हो जाता है बंदा, एग्रेसिव हो जाता है, जर्की मूवमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन उसकी ठीक नहीं होती, सीजर्स भी उसको हो सकते हैं। एलएसडी की वजह से ट्रिप्स होती हैं और फ्लैशबैक्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग इस चीज़ को याद रखें कि जो पीसीपी है, फिनाइल साइक्लिडीन या फिर फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपराइडीन, ये मैं आप लोगों को इनकी जो फुल फॉर्म है इसलिए बता रही हूँ कि मे बी एमसीक्यूज़ में इनकी फुल फॉर्म आपको दी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि फॉर एग्जांपल एसाल्ट्यूनेस, जर्किंग एंड सीजर्स जो है वो किस वजह से हैं, कौन से हेलुसिनोजन की इंटॉक्सिकेशन की वजह से या ओवरडोज की वजह से हैं। तो आप लोगों को पता हो कि ये पीसीपी की वजह से हैं, जो फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपराइडीन है उसकी वजह से हैं। और इसके अलावा ट्रिप्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या तो आप लोगों को सिनेरियो दी जा सकती हैं कि एक पेशेंट है तो वो एक कलरफुल दुनिया में चला गया है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा कलर जो है वो फील होती है, और टाइम उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग लगती है, उसको ये फील होती है कि मैं कहीं कहीं सालों से इस दुनिया के अंदर हूँ, और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा यूफोरिया, उसमें खुशी में उसको फील होती हैं। तो
इस तरह कोई आप लोग को सिनेरियो दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस किस्म की कंडीशन किस हेलुसिनोजन के साथ होती हैं या किस ड्रग के एब्यूज़ के साथ होती हैं, तो आप लोगों को पता हो कि ये एलएसडी के साथ होती हैं। एलएसडी जब बंदा यूज़ करता है तो वो ट्रिप्स में चला जाता है, एक वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, उसको ट्रिप्स का नाम दिया हुआ है। तो ये ट्रिप्स जो होते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और ट्रिप्स टू ट्रिप्स भी वेरी करते हैं। मींस के एक इंसान एक ही किस्म के ट्रिप्स जो है वो नहीं देख सकता, वो डिफरेंट काइंड के ट्रिप्स देख सकता है। और एक ट्रिप टू दूसरे ट्रिप जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा ट्रिप आ गया तो उसमें अलग किस्म के दुनिया वो देख सकता है, और अगर दूसरा ट्रिप हुआ तो उसमें अलग किस्म की दुनिया देख सकता है। और इसमें एक बात आप लोगों को ये भी पता होना ज़रूरी है कि पॉजिटिव ट्रिप्स होते हैं और कुछ नेगेटिव ट्रिप्स होते हैं। पॉजिटिव ट्रिप्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें देखते हैं, खुशी महसूस करते हैं, खूबसूरत जगह उनको फ़ील होती हैं। लेकिन नेगेटिव ट्रिप्स के अंदर जिस चीज़ से उनको नफ़रत होती है वो चीज़ उनको दिखाई देती है, वो चीज़, और उनको लगता है कि इतना ज़्यादा अरसा हो गया कि मैं इस जंजुल में फंसी हुई हूँ और यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। वो इतने तकलीफ़ में होते हैं स्टूडेंट्स कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर वो नेगेटिव ट्रिप्स में चले जाए। लेकिन नेगेटिव ट्रिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव ट्रिप्स। ज़्यादातर इसकी ओवरडोज की वजह से पॉजिटिव ट्रिप्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभार नेगेटिव ट्रिप्स भी हो जाती हैं। और इसके अलावा वो ट्रिप्स जो होते हैं, उन ट्रिप्स की अगर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत उन ट्रिप्स के बारे में बता दूं कि वो ट्रिप्स कैसी होती हैं, तो मेन चीज़ें आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो एलएसडी होती है ये परसेप्शंस को, थॉट्स को और इमोशंस को अफेक्ट करती हैं। किस मैकेनिज्म से अफेक्ट करती हैं? सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके साथ इंटरेक्ट करके ये परसेप्शंस, थॉट्स और इमोशंस को अफेक्ट करती हैं। तो ये जो एलएसडी ट्रिप होती हैं तो ये भी असल में ये जो परसेप्शंस जो अफेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से ये ट्रिप होती हैं। इस ट्रिप के दौरान बहुत ज़्यादा हाइटेंड सेंसरी परसेप्शन, एलिवेटेड सेंसरी परसेप्शंस और विविड और इंटेंस कलर बंदा जो है वो यूज़ करता है। उसकी रियलिटी के साथ बिल्कुल जो है वो टच इस दौरान ख़त्म हो जाती है और टाइम को वो नहीं समझ पाता। अगर वो 1 मिनट के लिए भी उसको ट्रिप आ गई है तो उसको लगता है कि मुझे ये ट्रिप 1 साल के लिए आ गई है, 1 साल में इस दुनिया में था। तो इसको कहते हैं एलएसडी ट्रिप्स। और फ्लैशबैक की अगर हम बात करें तो फ्लैशबैक भी एक साइकोलॉजी की टर्म है। साइकोलॉजी के अंदर फ्लैशबैक हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जब आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो हो, ट्रॉमेटिक इवेंट जो हो, वो अगर याद आ जाए तो उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। यहाँ पे एलएसडी ट्रिप्स के अंदर एलएसडी के अंदर हम फ्लैशबैक उसको कहते हैं कि या तो किसी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट इनकी ज़िंदगी का होगा, या तो वो इनको याद आ जाती हैं, या फिर इनकी जो प्रीवियस एलएसडी ट्रिप है वो उनको एकदम से याद आ जाती हैं। और ख़ास करके जो नेगेटिव ट्रिप्स होते हैं, नेगेटिव एलएसडी ट्रिप्स, वो इनको याद आ जाते हैं और उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इनका उस टाइम हाई हो जाता है, एग्रेसिव फील करते हैं। तो इसको कहते हैं फ्लैशबैक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें कि हेलुसिनोजेंस जो है इसमें एलएसडी या पीसीपी जो है उसके लिए नर्सिंग केयर के हेलुसिनोजेंस की अगर ओवरडोज हो जाए तो फिर आप किस तरीके से उस टाइम उनके लिए कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो फिर लिखा है कि बेंजोडाइजेपिन्स आप डायज़ेपाम दे सकते हैं, लोराज़ेपाम दे सकते हैं, एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं जिसमें हेलोपेरिडाल है, ताकि उनकी जो ये रियलिटी के साथ जो टच है वो दोबारा से आ जाए। रूम विथ लो स्टिमुलेशन, उनको ऐसे जगहों पे रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेशन ना हो, ज़्यादा वहाँ पे शोर ना हो। एलएसडी स्टे विद द पेशेंट, टॉक डाउन। पीसीपी स्पीक स्लोली क्लियर, डू नॉट अटेम्प्ट टू टॉक डाउन। अब इसमें देख ले स्टूडेंट्स के जब एलएसडी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, एलएसडी की इंटॉक्सिकेशन, तो उस टाइम यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि आपने क्या करना है कि पेशेंट के साथ स्टे करनी है और टॉक डाउन करनी है। टॉक डाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? टॉक डाउन जो है ये एक टॉक डाउन जो होती है ये एक प्रोसीजर आप कह सकते हैं, एक प्रोसीजर होती है जो कि अक्सर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किया करते हैं। तो यहाँ पे एलएसडी इंटॉक्सिकेशन के अंदर टॉक डाउन की जो प्रोसीजर है वो रिकमेंडेड है। इसमें क्या करता है, क्योंकि ये एलएसडी का जो पेशेंट है, ये एलएसडी प्राइमरीली जो इंसान की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं इंटेंस, और उसकी इंटेंस एक्सपीरियंस होती है, डिफरेंट वो चीज़ों को परसीव करता है, हाइपर परसेप्शन उसकी हो जाती हैं, तो उसके एक्सपीरियंसेस में, परसेप्शन में, इसमें चेंजेस आ जाती हैं।
लेकिन उसमें कोई वोलेंट बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होती एलएसडी की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप उस पेशेंट को के साथ टॉक डाउन करते हैं, टॉक डाउन मीन्स के टॉक डाउन के अंदर ये होता है कि आप रीएश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उस पेशेंट को काल्म इन्वायरमेंट में रखते हैं, सपोर्टिव कन्वर्सेशन उसके साथ करते हैं, तो ये उस इंडिविजुअल की इससे हेल्प हो सकती है और वो उसकी रियलिटी के साथ थोड़ी बहुत टच जो है वो आ सकती हैं। तो ये इसको कहते हैं टॉक डाउन, और ये जो है एलएसडी के अंदर रिकमेंडेड है। लेकिन ये जो पीसीपी है तो इसके अंदर ये पीसीपी इंटॉक्सिकेशन जो है इसके अंदर ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें इस पेशेंट का पीसीपी ओवरडोज की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एजाइटेटेड बिहेवियर जो है वो हो सकती हैं। एकदम से आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो एजाइटेशन शो कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसको अलग अलग किस्म की हेलुसिनेशंस आ सकती है जिसकी वजह से वो आपको भी ख़तरा पहुंचा सकता है, ख़ुद को भी हार्म कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे टॉक डाउन की जो प्रोसीजर है, टॉक डाउन थेरेपी भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, इसे यहाँ पे एडवाइज्ड नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलनी है कि एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से ड्रग के अंदर टॉक डाउन थेरेपी या टॉक डाउन प्रोसीजर जो है वो रिकमेंडेड है, तो एलएसडी, या कहाँ पे टॉक डाउन थेरेपी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, तो पीसीपी। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल इंटरवेंशन फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ होते हैं। हेलुसिनोजेंस की वजह से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती हैं, हाइपरथर्मिया हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए मेजर्स आप लोगों ने करने होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई कैनबिस की। कैनबिस जो है इसको हम टीएचसी भी कहते हैं, इसको हम कैनाबिनोइड भी कहते हैं, मरजुआना भी इसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड हेलुसिनोजन। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी है और हेलुसिनोजन भी है, ये हेलुसिनेशंस काज करते हैं। ये यहाँ पे जो जितने भी ड्रग्स हमने बताए हेलुसिनोजन का, ये मेजर टॉपिक जो हमने पढ़ा, तो ये इनको हेलुसिनोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेलुसिनेशंस काज करते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर काइंड ऑफ हेलुसिनेशंस, जैसे कि एलएसडी ट्रिप्स को ही देख ले, ये भी एक हेलुसिनेशन ही है। तो कैनबिस जो है वो हेलुसिनेशंस के अंदर भी आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेंसरी परसेप्शन जो है वो अल्टर हो जाती हैं, यूफोरिया में बंदा चला जाता है, उसकी जो बैलेंसिंग है, कोऑर्डिनेशन है, वो इम्पेयर हो जाती हैं, सोशल विड्रावल उसको होती है। सोशल विड्रावल इसलिए होती है क्योंकि इसके अब्यूज़ की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, वो सोशल सर्कल जो है वहाँ से विड्रॉ करता है ख़ुद को, उसको सिर्फ उन लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहेगा जो लोग ख़ुद भी कैनबिस एब्यूज़र हो। अगर कैनबिस एब्यूज़र कोई नहीं है तो उनके साथ उनका दिल ही नहीं लगता। इसके अलावा उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पे इस ड्रग एब्यूजिंग का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए सोशली वो आइसोलेटेड होता है, उसकी जो सोशल फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी इसके अलावा एक मुआशरे के अंदर क्या होता है, सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज्ड होता है बंदा, उसको नेगेटिव जजमेंट का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वो लोगों से दूर खुद को रखने की कोशिश करता है, इसीलिए सोशली वो आइसोलेट हो जाता है। इसके अलावा रेड आइज़ होते हैं, आई इरिटेशन होती है। रेड आइज़ इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो टीएचसी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि कैनबिस के लिए टीएचसी का नाम भी यूज़ होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। तो इनकी जो यूज़ होती हैं कैनबिस की या टेट्राहाइड्रोक्सीकैनाबिनोल आप कह लें इनकी, तो फिर इनकी वजह से ब्लड वेजल जो है वो डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेजल के डायलेट होने की वजह से आइज़ जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए रेड कलर हमें शो करती हैं, रेडनेस आ जाती हैं। और दूसरी बात ये कि इनकी वजह से, इनके एब्यूज़ की वजह से जो टीयर्स की प्रोडक्शन है वो कुछ वक्त के लिए टेम्पोरली बंद हो जाती हैं, और जो ड्राई आइज़ हैं तो वो इरिटेशन का बाइस बनती हैं, इसीलिए आई इरिटेशन यहाँ पे लिखा है। और एपिटाइट जो है वो ये इंक्रीज़ करती हैं कैनबिस। अच्छा स्टूडेंट, अब बात आ गई इनहेलेंट्स की कि इनहेलेंट्स क्या हैं। तो लिखा है पेंट्स, ग्लू, सिगरेट लाइटर फ्लूइड एंड प्रोपेलेंट गैसेस यूज्ड इन एरोसोल्स, फॉर एग्जांपल हेयर स्प्रे। अब देखिए स्टूडेंट्स के जो पेंट्स होते हैं, ग्लू होती हैं, सीक्रेट और लाइटर की फ्लूइड होती हैं, और प्रोपेलेंट गैसेस जो कि एरोसोल्स में होते हैं, जैसे कि स्प्रे की बात आ गई हेयर स्प्रे की,
तो ये सारी चीज़ें और इनके साथ साथ नाइट्रेट्स की अगर हम देख लें तो एनेस्थेटिक्स में जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ये इन्हेलेंट्स कहलाती हैं। इन्हें हम इन्हेल करते हैं। इनकी जो स्नाइफिंग होती है, स्नाइफिंग किसे कहते हैं, जो इन्हेलिंग होती है, तो इसको नोज़ के थ्रू जो हम इन्हेल करते हैं तो इसको स्नाइफिंग कहते हैं। तो इनकी स्नाइफिंग की वजह से इंटॉक्सिकेशन हो जाती हैं, और इनकी जब इंटॉक्सिकेशन हो जाती हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे लिखा है कि डिसइनहिबिशन होती है। डिसइनहिबिशन किसे कहते हैं कि जो इनहिबिशंस होते हैं, जो रिस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल सोशल बिहेवियर को रेगुलेट रखती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, वो डिसइनहिबिशन हो जाती है। मीन्स के हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन पे हम पैदाइश के बाद जब हम समझदार होने लगते हैं तो उन पे हम चलते आते हैं। तो फिर बाद में जो भी काम हम करते हैं, जो भी बिहेवियर हम शो करते हैं, तो उनको देखते हुए करते हैं। वो जो चीज़ हमें रोकती हैं गलत बिहेवियर करने से, गलत बातें करने से, तो वो कहलाती हैं रिस्ट्रेंट्स या फिर वो कहलाती हैं इनहिबिशंस। और यहाँ पे इन ड्रग्स की स्नाइफिंग की वजह से डिसइनहिबिशन हो जाती है। मींस कि वो जो रिस्ट्रेंट होते हैं, वो जो इनहिबिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हम कुछ भी बोल देते हैं, हम फिर नॉर्म्स का, इन चीज़ों का हमें फिर ख्याल नहीं होता। स्ट्रेजरिंग किसे कहते हैं, यानी जो लड़खड़ाना होता है एक इंसान की, जो अनस्टेडी वॉकिंग होती है तो उसको स्ट्रेजरिंग कहते हैं। यानी सही तरीके से फिर वो बैलेंस में नहीं चल सकते, उनमें उनके मूवमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इसके अलावा लिखा है लाइट हेडनेस, एजाइटेशन उनको हो सकती है, यूफोरिया में जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकती हैं। इनकी ओवरडोज की वजह से पोलीन्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें मल्टीपल पेरिफेरल नर्व्स जो है वो मलफंक्शन उनकी हो जाती हैं। माइलोपैथी हो सकती है क्रोनिक यूज़र्स में। माइलोपैथी वो कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अफेक्ट होती हैं। तो इसके अलावा लिखा है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि सपोर्ट अफेक्टेड सिस्टम, जो सिस्टम अफेक्ट हुआ है तो उसको सपोर्ट करना है, और B12 और फोलेट जो है वो हमने एडमिनिस्टर करने हैं ताकि कुछ हद तक सपोर्ट जो है वो मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, रेव एंड टेक्नो ड्रग्स, क्लब ड्रग्स और डेट रेप ड्रग्स। ये जो रेव एंड टेक्नो ड्रग्स है, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेव या टेक्नो जो है वो डांस पार्टीज़ वगैरह ऐसे इवेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है जहाँ पे ये ड्रग्स ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, और वो इस तरह इनकी सेडेशन की वजह से डिफरेंट हरकतें करते हैं, नाचते हैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इनको रेव एंड टेक्नो ड्रग्स कहा जाता है। इनको क्लब ड्रग्स भी कहा जाता है। क्लब ड्रग्स इसलिए क्योंकि क्लब में जाते हुए लोग इनको यूज़ करते हैं इस तरह डांस पार्टीज़ वगैरह के लिए। और डेट रेप ड्रग्स भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि रेप करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। यानी वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जब लोगों को दिए जाते हैं तो उनमें वो सेडेशन काज करती है, एमनेजिया काज करती हैं, उनमें उनके मसल में फिर ये एबिलिटी नहीं होती, उनमें फिर ये ताकत नहीं होती कि वो अनवांटेड सेक्सुअल जो बिहेवियर्स वगैरह होते हैं किसी के, तो उनको वो रेजिस्ट कर सके, तो ये एबिलिटी उनमें नहीं होती। तो इसी वजह से इन ड्रग्स की वजह से, इन ड्रग्स को यूज़ करते हुए वो ये डिफरेंट इलीगल काम करते हैं। तो इस वजह से इनको डेट रेप ड्रग्स भी कहा जाता है। देखे लिखा है रेव डांस पार्टीज़ को कहा जाता है, और यूजिंग ड्रग्स सच एज एक्सटेसी, मिथएम्फेटामीन, MDMA, एडम, याबा, एक्सटेसी, ये नेम्स आपने याद रखने हैं। यहाँ पे आप लोगों के MCQs के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है इसी एक सेंटेंस में हैं कि ये जो मिथएम्फेटामीन होती है, मिथएम्फेटामीन, इसको एक्सटेसी भी कहा जाता है। एक्सटेसी जो है XTC जो यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह भी लिखा जाता है जिस तरह यहाँ पे XTC जो लिखा है, इस तरह भी लिखा जाता है। ये दोनों जो है सेम है। XTC भी कहा जाता है इसको, या फिर इस तरह एक्सटेसी भी इसको लिखा जाता है। ये एक नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया। ये जो है मेथएम्फेटामीन इसका तीसरा नाम हो गया, MDMA इसका चौथा नाम हो गया, एडम जो है वो इसका पांचवा नाम हो गया, और याबा जो है वो इसका छठा नाम हो गया। और इसके अलावा इसको क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है कि जो MDMA है इसके लिए कौन से और नेम यूज़ किए जाते हैं, तो आप लोगों को ये भी बात याद हो कि इसको क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। क्रिस्टल मेथ
ये आपने याद रखनी है। मे बी MCQs में आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती हैं, या आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्रिस्टल शुगर या क्रिस्टल इस तरह कोई और ऑप्शंस जो है वो भी दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने वो चीज़ देखनी है, क्रिस्टल मेथ याद रखनी है, और जो एक्सटेसी हैं ये नेम याद रखनी है MDMA के लिए, मेथ एम्फेटामीन भी याद रखनी है, एडम याबा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मे भी आप लोगों से MCQs में पूछे जा सकते हैं। और याबा जो है ख़ास करके स्पेसिफिकली याबा जब मेथएम्फेटामीन के साथ कैफीन भी कंबाइन होता है तो उस टाइम उसको फिर हम याबा बोलते हैं। एंड अदर एम्फेटामीन्स लाइक रिक्रिएशनल ड्रग, और दूसरे एम्फेटामीन्स भी होते हैं जैसे कि रिक्रिएशनल ड्रग्स जिनकी वजह से देखिए लिखा है प्रोड्यूसिंग इफेक्ट रिजेंबलिंग स्टिमुलेंट एंड हेलुसिनोजन, और इनमें ऐसे ड्रग्स भी होते हैं दूसरे एम्फेटामीन ड्रग्स जिनमें एम्फेटामीन लाइक रिक्रिएशनल उनमें इफ़ेक्ट होता है जो कि स्टिमुलेंट्स जैसे इफ़ेक्ट्स या फिर हेलुसिनोजेंस जैसे इफ़ेक्ट्स भी उनमें होते हैं। इफ़ेक्ट्स इंक्लूड इंक्रीज एनर्जी, अब इनके कौन कौन से इफ़ेक्ट एनर्जाइज्ड होंगे, यूफोरिया काज कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस काज कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस टू पीपल, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, फिर उनको लिमिट्स का नहीं पता होता, लिमिट्स को मेंटेन नहीं रख पाते, यूज़ रिजल्ट इन डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर, और अगर प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो डेट रेप ड्रग लफ्ज़ यूज़ की गई है तो वो मेनली रोहिप्नोल जो है इसके लिए यूज़ की गई है, जिनको रूफीज़ भी कहा जाता है, रोहिप्नोल को रूफीज़ भी कहा जाता है। ये जो रोहिप्नोल है ये इसकी जेनरिक नेम जो है वो फ्लूनिट्रिज़िपाम है, फ्लूनिट्रिज़िपाम। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो फ्लूनिट्रिज़िपाम है इसकी ब्रांच नेम रोहिप्नोल या फिर इसको रूफीज़ कहा जाता है। तो ये एक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, एक पावरफुल फास्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन है ये। तो इसको लीगली ये अवेलेबल नहीं है, लीगली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेडेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो इसीलिए इसे लोग इलीगली यूज़ करते हैं, और इसीलिए इस वजह से इसको नाम दिया गया है डेट रेप ड्रग का। स्पेसिफिकली ये जो रोहिप्नोल जो है रूफीज़ जिसे कहते हैं, तो इसको ये नाम दिया गया है डेट रेप ड्रग्स का। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रोजिनेस, इंटेंस एमनेसिया यानी टेम्पररी मेमोरी लॉस और मसल रिलैक्सेशन होती हैं, जिसकी वजह से उनमें अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर को किसी के अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर को रेजिस्ट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ये ड्रग्स उस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें इसके बाद लिखा है साइको फार्माकोलॉजी फॉर एडिक्शन। आप देखिए कि किस तरीके से हम एडिक्शन जो होती हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, साइको फार्माकोलॉजी उसके लिए क्या हो सकती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना और इस स्लाइड को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें जो कि आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं वो इस स्लाइड के अंदर हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा है एडिशनल मेडिकेशंस यूज्ड ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए उनके एज ए एंटागोनिस्ट बहुत सारे मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ट्रेक्सान जो है वो है फर्स्ट वन। ट्रेक्सान या रीविया ये नेल्ट्रोक्सोन को ही कहा जाता है। नेल्ट्रोक्सोन का मैंने आप लोगों को बताया, उसको नारकेन भी उसको कहते हैं, ब्रांड नेम उसकी ट्रेक्सान भी है, रीविया भी है, और ये अल्कोहल और ओपियोइड अब्यूज़ जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। एंटा अब्यूज़ है उसके बारे में हम लोगों को पता है कि ये अल्कोहल के ही अब्यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। उसकी जो रिहेबिलिटेशन हम करते हैं अल्कोहल विड्रॉवल के बाद, रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर एंटा अब्यूज़ हम यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल से इसके बारे में आप लोगों को समझा दी थी। इसके अलावा ज़ीबेन जो है, ज़ीबेन एक ऐसी ड्रग है कि इसका जो जेनरिक नेम है वो ब्यूप्रोपियन है। ब्यूप्रोपियन जो है स्टूडेंट्स, इसका मकसद ये होता है, ये ऐसी ड्रग है जो कि स्मोकिंग के जो अर्ज होती हैं उसको कम करने में मदद देती हैं और स्मोकिंग की विड्रॉवल सिम्टम्स को रिड्यूस करने में इसका रोल होता है।
इसके अलावा मिथाडोन है। मिथाडोन का मैंने आप लोगों को बताया कि ओपियोइड डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये ख़ुद भी ओपियोइड है, लेकिन इसकी यूनिक इफ़ेक्ट है कि ये जो ओपियोइड के विड्रॉवल सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करती हैं और ये कोई यूफोरिया या इस किस्म के कोई दूसरे इंटॉक्सिकेटेड इफ़ेक्ट जो है शो नहीं करती। तो इस वजह से मिथाडोन जो है उसको ओपियोइड विड्रॉवल के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों के लिए ऐसी MCQs बन सकती हैं कि वो कौन सा ओपियोइड है जो कि ओपियोइड विड्रॉवल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वो मिथाडोन है। इसके अलावा केटाप्रेस को आप देख लें। केटाप्रेस जो है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लोनाइडीन पढ़ाई थी। क्लोनाइडीन जो कि अल्फ़ा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो उसका ब्रांड नेम जो है वो केटाप्रेस है। केटाप्रेस के नाम से भी ये अवेलेबल है। ये असल में एंटी हाइपरटेंसिव एक ड्रग है, आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे ओपियोइड विड्रॉवल के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एजाइटेशन हो गया, उनको एंजाइटी होती हैं, उनकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती हैं ओपियोइड विड्रॉवल के बाद, तो उस टाइम ओपियोइड विड्रॉवल को मैनेज करने के लिए क्लोनाइडीन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है सुब्यूटेक्स। सुब्यूटेक्स जो है स्टूडेंट्स, ये सुब्यूटेक्स जो है ये ब्यूप्रीनोर्फिन जो है उसको सुब्यूटेक्स कहा जाता है। ये ब्यूप्रीनोर्फिन जो है ये ख़ुद एक पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है, लेकिन ये भी जिस तरह जो हमारे साथ मिथाडोन है उसी की तरह ये भी ओपियोइड डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ओपियोइड विड्रॉवल जो है उस टाइम ज़्यादातर मिथाडोन यूज़ की जाती हैं और ओपियोइड जो डिपेंडेंस होती हैं तो उस दौरान ये जो सुब्यूटेक्स है ये यूज़ की जाती हैं। लेकिन ओपियोइड डिपेंडेंस के दौरान जब वो ड्रग ले रहा हो तो साथ में उसके सिम्टम्स वगैरह को मैनेज करने के लिए उस टाइम भी हम मिथाडोन दे सकते हैं। ज़्यादातर मिथाडोन कॉमन है, उसके बाद सुब्यूटेक्स भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट में निकोटीन पेज है। तो निकोटीन पेज जो है ये एक स्टेप वाइज, निकोटीन पेज एक पेज होती हैं जिसमें निकोटीन होती है, और जो लोग जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग जो है वो छोड़नी होती हैं तो उनके लिए एक स्टेप वाइज एक अप्रोच होती है कि उसमें वो शुरू में हाई डोज पेज लगाते हैं स्किन के ऊपर, जिससे थोड़े थोड़े अमाउंट में उनको निकोटीन मिल रही होती है, और उस निकोटीन के मिलने की वजह से उनका जो स्मोकिंग के लिए अर्ज है वो थोड़ा कम होता है। इस तरह ग्रेजुअली वो डोज को कम करते जाते हैं और वो आदी हो जाते हैं और स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो ये निकोटीन पेज है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो ड्रग एब्यूज़ वाला ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 5 था यूनिट 7 का, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ख़ास करके इसका जो पार्ट 2 आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में जो आप लोगों को ये चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसमें बहुत सारे MCQs हैं, बहुत सारे MCQs आप इससे सोल्व कर सकते हैं। इनको अगर आप सही तरीके से नोट करके अगर याद कर लेते हैं, ये वीडियो लेक्चर आप ध्यान से सुन लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी जाएंगे, और सीखने के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे MCQs जो है वो कवर हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके 1-2 कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के फिर भी रहते हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स कवर हो चुके हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स 1-2 रहते हैं, तो वो भी मैं कवर कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट यूनिट पे जाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।